बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को आरके क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न आए ये प्रश्न आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न आए और बोर्ड पेपर 2025 में ये प्रश्न आपके 90% चांस बनता है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस प्रश्नों को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इस प्रश्न का 90% चांस है कि आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आगामी बोर्ड पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। ठीक है ना। इसके बारे में आपको जानकारी देना है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। तो चलिए इसका उत्तर बिना समय गवाए इसका उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसका उत्तर है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना। इसमें दो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ पर एक प्रश्न और है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है ना। ये इस प्रश्न का एकदम स्पष्ट उत्तर है। इतना आप लिख देते हैं तो ये आपके प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना। यहाँ से 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है। कह रहे कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण भी लिखकर बताना है आपको। ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर बताते हैं कि देखिए, बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। ये आपका पहला कारण हो जाएगा। ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण यानी अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। और दूसरा यहाँ पर कारण दे देंगे कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ठीक है ना। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं प्रश्न को आपके सामने रूबरू कराता हूँ कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। इस पर 2 आपको कारण लिखकर बताना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कारण लिखकर आपको बताया। पहला कारण था कि जर्मनी ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण किया जाए। ठीक है ना। यह आपका दूसरा प्रश्न का स्पष्ट उत्तर था। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है कि रॉलेट एक्ट क्या था। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हर एक साल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और 2025 के बोर्ड पेपर में 100% आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो समझिए कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित एक ऐसा कानून था। ठीक है ना, कि जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करके और जेल में 2 साल तक क्या किया जाता था, बंद कर दिया जाता था। यही रॉलेट एक्ट था। ठीक है ना। अब चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्यारे बच्चों क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया। ठीक है ना। और क्या परिणाम हुआ।
तो प्यारे बच्चों रैलेट एक्ट क्या था, मैंने जस्ट इसके ऊपर 3 नंबर वाले प्रश्न में बताया, ठीक है ना। आपको रैलेट एक्ट वहां से तैयार कर लेना है। और यहाँ प्रकार है कि उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम उसका हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। देखिए कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने क्या किया कि राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है ना। इसका परिणाम ये हुआ। और चलिए इसको विरोध कैसे किया गया इस पर भी बात कर लेते हैं कि भारत में लोगों द्वारा रैलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक है ना। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल चले गए थे, कामगार पर हड़ताल चले। यहाँ पर देखिए कई दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया, ठीक है ना। ये हमारा विरोध हो गया, ठीक है ना। विरोध में इतना आप लिख देंगे, काफी आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। ये आपके 3 से 5 नंबर वाले प्रश्न में आपकी ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। इतना आपको लिख देंगे तो बिल्कुल 3 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपकी 5 नंबर है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें भी आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट बिना समय को वेस्ट किए हम बताते हैं कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर थे और उसकी 2 शर्तें क्या क्या हैं। तो पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हस्ताक्षर था, ठीक है ना। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित है। आइए समझते हैं इसकी 2 शर्तें क्या क्या है। अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए कि दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 शर्तें हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न 6 नंबर है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था, ठीक है ना। कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो चलिए समझते हैं कि असहयोग आंदोलन सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण ही इसको वापस ले लिया गया था। यहाँ पर 2 प्रश्न उठता है ना कि असहयोग आंदोलन को कब और क्यों वापस लिया गया। तो देखिए सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और किस कारण लिया गया था। तो चौरी चौरा की घटना के कारण ही इसको वापस ले लिया गया था। इस तरह लिख देंगे, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का। चलिए यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन को कब लागू किया था, ठीक है ना। सॉरी असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले गया था। असहयोग आंदोलन 1922 में, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन सकता है। यहाँ पर देखिए कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को शुरू किए थे। तो प्यारे बच्चे ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों में आपके पूछे गए काफी महत्वपूर्ण आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे और इस प्रश्न को आप लोग 100% तैयार करके जाइएगा। आपके बोर्ड पेपर में 100% ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 90% ये चांस है कि पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों जरूर इस प्रश्न को आप लोग तैयार करके जाइएगा। अगर ये प्रश्न या अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 बोर्ड पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, ठीक है ना। तो फटाफट इस चैनल से अभी के अभी जुड़ जाइए।